all are very welcome in the 11th in-house training session organized in our school regarding international school. First of all, I would like to thank our Honorable Director Sir to organize this training session for our pedagogical development and our STNC Mr. Vikas Kumar Sir for giving me this chance, for giving me this opportunity to host today's training. Once again, you all are very welcome. I am Samadara, the resource person of today's training session, whose topic is addressing post-COVID challenges in schooling. As we know, most government around the world has temporarily closed their school in an attempt to contain the spread of the COVID-19 pandemic. And many had launched long-distance learning programs and were beginning to plan for learning. A phase that involved much more the reopening the gates and readmitting the students. स्कूल एक सोशल यूनिट है जहाँ पे बच्चों को सीखने और सिखाने के लिए एक अच्छा वातावरण दिया जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा वातावरण देने की कोशिश भी की जाती है। सारे स्कूल का ये प्रयास रहता है कि बच्चे का जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है वो सही तरीके से हो सके। लेकिन जाने अनजाने में स्कूल या फिर टीचर्स से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिनका बच्चों पे गलत या फिर हम कह सकते हैं कि बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारा इंटेंशन नहीं होता, लेकिन वो अनइंटेंशनली हो जाता है, हम कुछ सोच के नहीं करते। इन गलतियों में जो है ना वो दो मुख्य हैं। जो फर्स्ट है हमारा वो है एजुकेशन के प्रोसेस में हम अक्सर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अच्छे बच्चे का एग्जाम्पल देके कमजोर बच्चों को मोटिवेट करने की कोशिश करती हैं। बहुत बार ऐसा क्लास में होता है कि हम अच्छे बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं उन बच्चों को जो पढ़ाई में वीक है, और ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बातों से मोटिवेट होकर कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। हमारे स्कूल में हर क्लासेस में 3 सेक्शन हैं, सेक्शन ए, बी और सी। तो अक्सर हम क्या करते हैं, सेक्शन ए का एग्जाम्पल देते हैं बी और सी को, ताकि वो अच्छा करे। बोलते हैं ना बेटा सेक्शन ए बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको भी हम ही पढ़ाते हैं, उन्हें भी हम ही पढ़ाते हैं, फिर कहाँ प्रॉब्लम रह जाती है। लेकिन देखने को ये मिलता है कि जो हम उम्मीद करते हैं ना उस पर वो खड़े नहीं उतर पाते, उन पर उतना असर नहीं होता कि जितना होना चाहिए। दूसरा है हमारा क्लासरूम और उसके बाहर भी बच्चे के सीखने की स्पीड, प्रोसेस और इंटरेस्ट के बारे में कमी सोचना। हालांकि हम सभी ये बात जानते हैं और मानते भी हैं कि हर बच्चे की सीखने की कैपेसिटी, स्पीड और इंटरेस्ट बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है। लेकिन जाने अनजाने में हम इस बात को समझ नहीं पाते और कंपैरिजन करने लगते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि नहीं तुम भी अच्छा करो, उसके जैसा करो, हो सकता है वो उससे अच्छा करे। तो ऐसी गलतियां हम कर देते हैं जिससे बच्चे जो होते हैं डिमोटिवेट हो जाते हैं। लॉकडाउन के वक्त जब बच्चे घरों में बंद हो गए थे तब हमें यह सुनने को मिलता था कि हम घरों में 1-2 बच्चों को अच्छे से संभाल नहीं पा रहे। ना जाने ये स्कूल एक बार में इतने सारे बच्चों को कैसे संभाल लेता है। अक्सर हम लोग जब लॉकडाउन में जब बैठते थे तो ये बात हमेशा निकलती थी, क्योंकि बच्चे तो सबके घर में होते हैं ना, और कितने शैतान होते हैं सबको पता है। तो सब बोलते थे ना कि भाई 1-2 बच्चों को ना मतलब संभालने में मेरी तो हालत खराब हो जा रही है। स्कूल में टीचर एक बार में 50-60 बच्चों को कैसे संभाल लेता है। यह कथन, यह लाइन स्कूल के प्रति विश्वास को दर्शाता है, जो कि एक स्कूल के लिए बहुत जरूरी है। और यह लाइन हमें कब मालूम चला, कोविड के बाद। बच्चे के जीवन में स्कूल, क्लासमेट, फ्रेंड्स और टीचर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम सब टीचर हैं, लेकिन एक टीचर होने से पहले, एक शिक्षक होने से पहले हम सभी एक छात्र रह चुके हैं। तो हमसे भली भांति बात कौन जानेगा कि स्कूल का टाइम दोबारा हमारे लाइफ में नहीं आएगा। टीचर के साथ बॉन्डिंग, क्लासमेट के साथ बॉन्डिंग, फ्रेंड्स के साथ बॉन्डिंग बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है बच्चों के जीवन में। लेकिन कोविड पैंडेमिक के दौरान बच्चों का इन सभी से मिलने या उस समय व्यतीत करने के सभी रास्ते बंद हो गए थे। लेकिन कोविड एक ऐसी लहर लेके आया था, एक ऐसी महामारी लेके आया था जिसके कारण बच्चे स्कूल तो दूर की बात है घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहे थे। ना ही अपने दोस्त के साथ बैठ के मस्ती कर पा रहे थे, ना ही टीचर्स के साथ अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कर पा रहे थे, और ना ही क्लासरूम में पढ़ाई कर पा रहे थे। उनको बोला गया था कि भाई तुमको जो करना है तुमको घर में ही करना है। तो एक ऐसी स्थिति बन गई थी कि बच्चे धीरे धीरे अपने दोस्तों से, अपने टीचर्स से दूर होते जा रहे थे।
जरूर था, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण विकल्प है। देखते हैं वो विकल्प कौन से थे। जैसे कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना और सीखना। होता ये है ना कि जब हम क्लास में रहते हैं तो हम खुद को ना दूसरे से कंपैरिजन करने लगते हैं कि मेरा जो फ्रेंड है वो 50 लाया है, मुझे भी 50 लाना है। हम ये नहीं सोचते कि मुझे उससे अच्छा लाना है, नहीं, मुझे भी अपने फ्रेंड जैसा लाना है, मुझे भी उसके जैसा बनना है। हो सकता है वो टॉप कर जाए, तो कहीं ना कहीं इस कंपैरिजन की वजह से हम खुद भी पीछे छूटते जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कोविड के टाइम नहीं थी। बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे थे। उनको मैथ्स अच्छा लगता है तो मैथ्स बना रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कोई टाइम लिमिटेशन नहीं था, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है हमारा किसी दूसरे से कंपैरिजन ना होने के कारण खुद को कमजोर या निम्न ना समझना। जब हम दूसरे से कंपैरिजन करते हैं ना तो हमारी खुद की शक्तियाँ दबती जाती है, और स्कूल में क्या करते हैं, एज अ टीचर हम भी कंपैरिजन करने लगते हैं, और बच्चे खुद में भी कंपैरिजन करते हैं। तो कोविड में कंपैरिजन नहीं था, बच्चे खुद में ही विनर थे, खुद में ही फेलियर थे। कोई इनको जज करने नहीं आ रहा था कि तुम फेल हो गए, तुम विनर हो गए, ऐसा कुछ नहीं था। वो जो भी थे खुद में ही थे, और खुद में अपना 100% दे रहे थे। थर्ड है हमारा स्कूल की छुट्टी होने की वजह से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करना। अब भाई हमसे बेहतर ये कौन जानेगा कि हमारा डेली रूटीन कितना अस्त व्यस्त है। घर पे जाते हैं तो चैन से सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन कोविड में तो हमने बहुत सारी अतरंगी चीज़ें भी की है। इतना टाइम था हमारे पास कि हमने अपने इंटरेस्ट, अपनी रुचि के ऊपर ध्यान दिया कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि उनको क्या पसंद है, क्यों, टाइम ही नहीं था। तो कोविड ने क्या सिखाया हमें कि अपने इंटरेस्ट के ऊपर काम करना। कई लोगों को तो सक्सेस भी मिला, कई सिंगर, कई डांसर कोविड में उभर के आए, वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए और काफ़ी फेमस भी हुए। कई टीचर्स अपना यूट्यूब पे अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। बहुत सारे बच्चे जो आर्टिस्ट थे वो घर में आर्ट एंड क्राफ्ट किए, काफ़ी अच्छे बन गए। मैं खुद का एग्जांपल देना चाहूँगी, मुझे कुकिंग से बड़ा प्यार है। हाँ, मुझे ये बात पता था कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, लेकिन वैसा कुछ बोलते हैं ना, टाइम नहीं था, तो वैसा कुछ प्लेटफॉर्म नहीं था। लेकिन कोविड में बिल्कुल बेरोजगार वाला फीलिंग आता था मुझे, तो मैंने क्या किया, मैंने खुद का अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया और उसमें काम किया। तो उससे क्या हुआ कि कोविड के टाइम जो मेरा मनोबल था वो भी बना रहा, टाइम भी निकल गया और एक यूट्यूबर भी मैं हो गई, है ना। तो ऐसे ऐसे कई सितारे जो हैं बाहर निकले हैं कोविड के दौरान। अब हम बात करते हैं आगे। कोविड के दौरान जब स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट किया तो यह देखा गया कि कई परिवारों के पास स्मार्टफोन नहीं है। जी, ये बात तो बहुत बड़ी थी। हमने तो बोल दिया कि भाई अभी स्कूल नहीं स्टार्ट हो सकता है तो क्या होगा, आपके बच्चे का ऑनलाइन क्लास होगा। लेकिन क्या हमने ये सोचा कि सारे परिवार के पास ऑनलाइन स्मार्टफोन है? हमने ये बोल दिया कि भाई आप स्मार्टफोन खरीद लीजिए ना, पढ़ाई ज़्यादा जरूरी है। लेकिन कोविड एक महामारी के साथ तो भुखमरी भी तो थी। बहुत लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे। उस स्थिति में लोग स्मार्टफोन कहाँ से लें? और जिनके पास स्मार्टफोन था, स्मार्टफोन एक बच्चे ने, सबका क्लास एक ही टाइम पे है, कैसे करेंगे? नहीं कर पाते थे। तो बहुत ज़्यादा जो सफ़र हुआ है ना बच्चों का है पढ़ाई, उसमें बच्चों ने बहुत सफ़र किया है। और जब सब चीज़ पास में है तो नेटवर्क इशू, ये भी बड़ा प्रॉब्लम था। कई लोगों को नेटवर्क इशू भी होता था। सवाल कई थे हमारे पास। सवाल ये भी है कि क्या हमारे टीचर्स के पास ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी रिसोर्सेज हैं? देखिए, बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन उस टाइम हम लोग जिस कंडीशन से फेस कर रहे थे ना, वो हम ही लोग जानते हैं। उस टाइम बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिन्हें स्मार्टफोन यूज़ करना नहीं आता था। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनके पास कीपैड फ़ोन था, स्मार्टफोन नहीं था। तो कई सारी दिक्कतें थी। सवाल ये भी है यहाँ पे, क्या बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई में सीख पा रहे हैं? क्या वो डिप्रेशन में नहीं जा रहे हैं? क्या वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं? हमने तो पढ़ा लिया, क्या वो सच में दिख रहा है? होमवर्क कंप्लीट कर रहा है? क्या उसके माइंड में निगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगी ना, ये जो निगेटिव थॉट है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सारे बच्चे के मन में एक सवाल तो जरूर होगा, क्या हम फिर दोबारा स्कूल जा पाएंगे? क्या सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो पाएगा? तो ऐसी कई सारी मेंटालिटी टीचर्स के माइंड में, बच्चों के माइंड में पनप रहे थे, जो कि एक डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण बनते जा रहा था। बच्चे घरों में शांत रहने लगे थे, पढ़ाई से दूर होते जा रहे थे, कई सारी ऐसी स्थिति बन रही थी।
पिछले 2 सालों में बच्चे ज़्यादातर स्कूल नहीं जा पा रहे थे। ये सब बात तो सबको पता है ना कि 2 साल हम लोग घर में लॉक थे और कई बच्चों को तो घर से निकलने तक की भी परमिशन नहीं थी। बेटा तुमको जो करना है यही करो, पढ़ाई भी यहीं पे करो और खेलना है तो बोलो हम ही दोस्त बन जाते हैं। बाहर से कोई तुम्हारा कनेक्शन नहीं होना चाहिए। इस कारण बच्चे में कई अवगुण उत्पन्न हुए। तो ये जैसे जैसे सिचुएशन डेवलप होते गए ना, बच्चे के अंदर बहुत सारे अवगुण आते गए। वो अवगुण क्या है? वो है स्ट्रेस, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, एग्रेशन, डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर। हम सब जानते हैं खाली दिमाग शैतान है, तो खाली बैठे हुए थे तो ओवर थिंकिंग तो करेंगे ही। डिप्रेशन में जब न्यूज़ खोलो तो कोविड कोविड कोविड, डिप्रेशन तो आएगा ही। और बात करते हैं डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर का, तो बच्चे चिड़चिड़े हो गए एक ही स्थान पे एक ही लोगों को देख देख के, तो जिस कारण से उसके अंदर क्या हो गया, एक डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर आ गया। कोविड के वक्त पैदा हुए ये अवगुण आज भी बच्चे के अंदर डेवलप है और उनके डेवलपमेंट में बहुत बड़ी बाधा बनती जा रही है। ये बहुत बड़ी बाधा है जो बच्चों को धीरे धीरे करके पढ़ाई से दूर करती जा रही है और उनको ये बात समझ में भी नहीं आ रही है। लेकिन जब हम क्लास में जाते हैं तो हम तो हर एक चीज़ को नोटिस करते हैं, हर एक चीज़ देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पहले वो कैसे थे, अब वो कैसे होते जा रहे हैं। हम हर एक चीज़ को नोटिस कर पा रहे हैं। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम इस बात पे चर्चा करेंगे और इस बात पे चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है कि बच्चे के मन में से ये निगेटिव थॉट्स, ये अवगुण कैसे दूर किया जाए, कैसे बच्चे पढ़ाई के लिए प्रेरित हो और वो अपनी लाइफ में अच्छा करे और उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट सही तरीके से हो सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगेजिंग कम्युनिटीज इन स्कूल रीओपनिंग प्लान्स। स्कूल के खुलने में के बाद प्लान में सोशल कम्युनिटीज को शामिल करना, यह स्टेप अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि कोविड के बाद जब स्कूल खुले हैं तब से लेकर अब तक हम कई प्रकार के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। हम देखते हैं कि क्लास में कि रोज एक नया चैलेंज हमारे सामने आ जाता है। कभी बच्चे का रिस्पेक्टफुल बिहेवियर, कभी उनका डिप्रेशन, तो कभी वो होमवर्क कंप्लीट नहीं करते हैं। तो बहुत सारी ऐसे चैलेंजेस हैं जो एज अ टीचर हम भी फेस कर रहे हैं, एज अ पेरेंट्स उनके माता पिता भी फेस कर रहे हैं और बच्चे खुद भी फेस कर रहे हैं कई प्रकार के ऐसे चीज़ें। यह स्टेप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो बच्चे फेस कर रहे हैं। बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट ना हो, हम सब देख रहे हैं कि वो आजकल पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ाई से वो बहुत दूर चले गए हैं। जब 2 साल घर में बैठेंगे तो यही होना था। उसके बाद है उनका आलसी हो जाना। अब जो बच्चा सुबह में 5 बजे उठ के स्कूल के लिए प्रिपेयर होता था, वो बच्चा दोपहर में 10 बजे उठेगा, सुबह में 10 बजे उठेगा, तो फिर क्या हो, वो आलसी ही बनेगा ना। मतलब हम भी करते थे ना, बच्चे पे क्यों जाए। सुबह में हम लोग स्कूल के लिए कितने 4 बजे उठते थे, कोविड में 9 बजे भी उठ रहे तो गनीमत है। उसके बाद फिर भी धीरे धीरे काम कर रहे हैं, ऐसे लगे कुछ करना ही नहीं है लाइफ में, तो ऐसा चीज हो रहा था। तो बच्चे के साथ हम भी धीरे धीरे आलसी बन गए। इनफैक्ट सभी लोग जो भी यहाँ पे है ना, वो सब लोगों ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया हो, तो वो धीरे धीरे आलसी बन गए। उनकी रूटीन का खराब हो जाना, अब जो 9 बजे 10 बजे उठेंगे उनका रूटीन तो खराब ही ना हो जाएगा, तो बच्चों का भी रूटीन खराब हो गया है। आप एक्सपीरियंस तो होगा आपको मैम, क्लास में बोलिए बच्चा आज याद किए हो मैम, कल पूछिए मैम कल, और फिर उसके बाद कल तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे ना कि लगता है कि कल झंडा ही गाड़ दें। तो ऐसी चीजें भी देखने को मिलती है। मोबाइल या कंप्यूटर का लत लग जाना, आप 2 साल जब मम्मी बोलेगी बेटा फोन कहाँ है, जल्दी उठाओ पढ़ने के लिए बैठो, फोन का तो लत लगेगा ही ना। लेकिन हमसे बेहतर कौन जानता है कि फोन का मिसयूज सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे का जो माइंड है ना, वो पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। अगर वो 1 घंटा पढ़ाई करेगा तो 2 घंटा गेम भी खेलेगा। तो ये भी चीज़ें थी। अन्य कामों की तरफ ध्यान ज़्यादा देना, पढ़ाई के तरफ थोड़ा धीरे धीरे कम ध्यान हटाते जाना, धीरे धीरे कम। तो धीरे धीरे कम, ऐसा नहीं कि मम्मी आज पढ़ना नहीं करेगा, तो डर भी करा मम्मी से कैसे नहीं पढ़ेगा, लेकिन मम्मी आज 1 घंटा पढ़ेंगे, कल आधा घंटा, मम्मी आज पढ़ने का मन नहीं रहा है। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसका पढ़ाई पे से ध्यान जो है ना हटते जा रहा है। और देखिए ये सारी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये अवगुण आज भी है। जब तक
समय के साथ बदलना पड़ता है। बस प्रॉब्लम यही है कि बच्चे हमारे समय के साथ बदल नहीं पा रहे, उनको आदत हो गई है। इन सभी प्रॉब्लम से बच्चों को बाहर निकालने के लिए सभी स्कूल या टीचर्स को प्लानिंग करनी होगी। अब प्लानिंग करने की जरूरत बहुत ज़्यादा जरूरत है। आखिर क्या किया जाए, क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए कि बच्चे हमारी बातों को समझे और वो ये समझे कि पढ़ाई करना कितना आवश्यक है। इस चीज को समझाना होगा, एक प्रॉपर प्लानिंग की आवश्यकता है। लेकिन यह प्लानिंग तब सफल नहीं होगी जब तक सोसाइटी का हेल्प और सपोर्ट ना मिले। हम सब एक सोसाइटी में रहते हैं और बच्चे जो है ना स्कूल में 5 से 6 घंटे के लिए आते हैं। बाकी का सारा टाइम वो अपने मम्मी पापा, अपने घर वाले लोगों के साथ, अपनी सोसाइटी में ही स्पेंड करते हैं। तो जब तक वो सारे लोग इन सारी बातों को नहीं समझेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। लेकिन हमें कोशिश करनी होगी, ये नहीं कि होने वाला नहीं तो करेंगे तभी तो होगा, कोशिश करनी होगी। लेकिन बच्चों को तो समय देना होगा ना। हाँ बिल्कुल देना होगा। ऐसे बच्चे अगर 2-4 में एबसेंट हो जाते हैं स्कूल में, फिर उनको अपना कोर्स कंप्लीट करने में टाइम लग जाता है, तो ये तो फिर लंबा समय हो गया। 2 साल अगर बच्चे घर में रहते हैं तो उनको तो समय उसी हिसाब से होना चाहिए। देखिए हमें ना उनमें ये बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालना, उनको समझाना है, खुद को भी टाइम देना है, थोड़ा उनको भी टाइम देना है और उनको समझाना है। प्रेशर भी नहीं बनाना है। हाँ प्रेशर भी नहीं बनाना है, पोलाइटली समझाना है उनको कि बेटा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि अगर वो नहीं समझेंगे ना तो उनको पता भी नहीं चलेगा, वो धीरे धीरे बहुत पीछे रुक जाएंगे। उनको टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, मार पीट के जबरदस्ती नहीं करा सकते हैं। ऑलरेडी वो सारी चीज़ें जैसे डिप्रेस हो गए या फिर कई सारी चीज़ें उनमें, हमें इसी चीज़ से तो बाहर निकालना है ना उन्हें। क्योंकि आज के बच्चे रहीम के दोहे से बिल्कुल उल्टे हैं। रहीम के दोहे तो सबने पढ़े होंगे, सबने सुने होंगे, उन पे ये सूट नहीं करता। आई थिंक जब रहीम का दोहा सुनते होंगे ना तो वो बिल्कुल उल्टा करके सुनते होंगे। उल्टा कैसे करते होंगे मैं बताती हूँ। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ नहीं होगी बहुरी करेगा। ये हमारे लिए, बच्चों के लिए नहीं है। बच्चों के लिए क्या है मैं बताती हूँ अभी। उनके लिए ये है कल करे, आज करे सो काल कर, कल करे सो परसों, जल्दी किस बात की है भैया जब जीना है परसों। और इसका एग्जाम्पल आपको क्लास में पक्का मिलेगा, सबके क्लास में मिलेगा। आज होमवर्क दीजिए कल, कल दीजिए कल, कल 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 कभी आएगा ही नहीं, लिख के रखिए। तभी तो फिर टीचर्स 10 चैप्टर एक बार में लेके बैठते हैं। हाँ बिल्कुल। इसका क्या सॉल्यूशन है मैम, ये भी बताइए। क्या ये जो 10 चैप्टर जो वैकेंट हो जाता है बच्चा का, और 15 दिन में ही पूरा महाभारत वो लेके आ जाता है रामायण, उसको कैसे सॉल्व करें, कैसे उसका क्या हो सकता है? सर धीरे-धीरे समझा वैसे बच्चों को कैसे मोटिवेट करें? सर उसको समझाइए और एक्स्ट्रा क्लास लीजिए, एक्स्ट्रा केयर, उसको बताइए कि बच्चा तुम कर सकते हो। जरूर करेगा सर, क्यों नहीं करेगा। तो उसका सीधा सा सब्जेक्ट किरण ना सही बात है। बस 100 बात का एक बात तुरंत हो जाएगा। ये जो बच्चे हैं ना, ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि ना अपनी कॉपी समय पे कंप्लीट करते हैं, ना ही असाइनमेंट बनाते हैं और ना ही कुछ करने का उनको मन करता है। बस बैठे रहेंगे चुपचाप, बस है ना। चूंकि हम सब जानते हैं कि बच्चे जो 2 साल बैठे हैं वो बिल्कुल आलसी हो चुके हैं। बच्चे स्कूल में एक लिमिट वक्त के लिए आते हैं, इसलिए जरूरी है कि माता पिता भी अपने बच्चों को अंदर इस जो बच्चों के अंदर जो निगेटिव थॉट्स हैं, जो निगेटिव कोविड इम्पैक्ट है, उसको बाहर निकालने में मदद करें। तो आप सोच रहे होंगे कि मैम अब ये भी काम करें क्या, घर घर जाके माता पिता को बताएं क्या पैसा कीजिए वैसा कीजिए? बिल्कुल नहीं, उसकी जरूरत नहीं। पीटीएम क्यों होता है? पीटीएम में जब पेरेंट्स हमसे मिलने आते हैं तो हम उनको बता सकते हैं कि आपके बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, उसको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और आपका सहयोग कितना ज़रूरी है। यह बताकर पेरेंट्स को थोड़ा सा उनको उनके जिम्मेदारियों से रिश्ता जोड़ सकते हैं और बोल सकते हैं कि अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर पेरेंट्स ध्यान नहीं देंगे तो कुछ भी डेवलप नहीं होगा। नहीं मैम, यह एक दिन नहीं होगा। पीटीएम इसलिए होता है ना कि बच्चों के नज़र में कि पिटवाएगी टीचर मम्मी से, इसीलिए बुलाएगी। कहीं ना कहीं हम लोग ये भी करते हैं। ओके, तो ये एक दिन नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे तब, प्रयास करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें रिसोर्सेज का प्रयोग वहाँ करना होगा जहाँ उसकी ज़रूरत है। अब ऐसे नहीं कि जहाँ उसका ज़रूरत
helpful and resultful is purposeful planning, coordination and clear communication with students and parents. जो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें कि बच्चे और पेरेंट्स के बीच में एक अच्छा वार्तालाप जिसकी आवश्यकता है. As we have seen in our school also that we are providing some extra classes and personal care to those students who are weak in studies. हम अपने स्कूल में भी देख रहे हैं, किरण मैम ने कहा है कि जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं उसके साथ हमें क्या करना है, थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, थोड़ा एक्स्ट्रा केयर देना है ना, एक्स्ट्रा क्लासेस करनी है. क्यों? ताकि वो जो बच्चे पढ़ाई में पीछे छूटते जा रहे हैं वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़े. We are providing notes, assignments, worksheets and other study material to them so they want them and become a good in studies. हम वो सारी फैसिलिटीज बच्चों को देने की कोशिश कर रहे हैं जिसका उन्हें आवश्यकता है और कोशिश कर रहे हैं कि वो फिर से जो है अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ सके. वैसे बच्चे जो कोविड के बाद पढ़ाई में पीछे छूटते जा रहे हैं, हम उन बच्चों में विशेष ध्यान देना होगा और स्कूल को भी अपने सारे रिसोर्सेज को उसी में फोकस करवाना पड़ सकता है. जो बच्चे पढ़ाई में बहुत वीक हैं, पीछे छूटते जा रहे हैं, उनमें हमें क्या करना है, एक विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, काउंसलिंग करने की ज़रूरत है. हर बार मारने से कुछ नहीं होगा, समझाना होगा, मोटिवेट करना होगा और ये भी कोशिश करना होगा कि वो सही चीज़ का प्रयोग सही जगह पे करे और अपने लाइफ में आगे बढ़े, अपना वर्क टाइम पे कंप्लीट करे. ये कोशिश हमें करनी होगी. हमें इन बच्चों की मॉनिटरिंग करनी होगी, काउंसलिंग करनी होगी. एक बीमारी है जिसे हम लोग PTSD कहते हैं. इसका फुल फॉर्म है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. ये बीमारी उन लोगों को होती है जिनके लाइफ में कोई बड़ी दुर्घटना हुई हो, जैसे रोड एक्सीडेंट और किसी अपने का गुजर जाना इत्यादि. अब आप सोच रहे होंगे कि मैम इस बीमारी के बारे में क्यों बता रही है. कोविड में ना लोग बहुत कुछ सहे हैं और कई लोगों ने तो अपने अपनों को भी खोए हैं. तो ये बीमारी जो है ना बहुत लोगों के अंदर पनप रही है. बहुत लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं. ठीक उसी प्रकार कोविड जैसी महामारी झेलने के बाद बच्चे के मन में भी इसी प्रकार का स्ट्रेस पैदा हो गया है. कई बच्चे डिप्रेशन में नजर आएंगे आपको, एकदम इतना टेंशन लेंगे कि पूरा दुनिया उन्हीं को चलाना है, क्या ही कर देंगे. कई बच्चे डिप्रेस्ड हैं और हम इस प्रकार से सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर बच्चे के मनोबल को समझा नहीं जाता और ना ही समझने की कोशिश की जाती है. बस हर बात पे उन्हें डांट दिया जाता है, फटकार दिया जाता है. ऐसा ही सोसाइटी है हमारा. वो कुछ नहीं समझेंगे, बस देख रहे अच्छा ऐसा है, हाँ ऐसा क्या नहीं हुआ, बस हो गया, उनका क्लास वहीं पे लग गया. तो हम ऐसे ही सोसाइटी में रहते हैं. लेकिन हमें ऐसा करने से बचाना होगा क्योंकि हमें बच्चों को डिप्रेशन में डालना नहीं है, उन्हें वहां से खींच के बाहर निकालना है. लेकिन हमें ऐसा करने से बचाना होगा और ऐसे बच्चों को चिन्हित करके मॉनिटरिंग और काउंसलिंग करनी होगी. जानना होगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस बात का टेंशन है उन्हें, किस चीज़ की आवश्यकता है उन्हें प्यार से पूछना होगा, समझाना होगा, मोटिवेट करना होगा. हमें उनके मन में दोबारा ये बात डालनी होगी कि उन्हें अपने लाइफ में बहुत कुछ करना है, उन्हें अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है और इसके लिए सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्हें मन लगा के पढ़ना होगा. ये बात उन्हें समझानी होगी कि बेटा जो हुआ सो हुआ, अब तुमको फिर से अपने रूटीन में आना है, फिर से अपना वर्क कंप्लीट करना है, अपने टीचर्स का बात सुनना है, अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करना है, बदमाशी करना है, सब कुछ करना है तुम्हें. लेकिन तुमको वहाँ से उस रूटीन से निकल के नए रूटीन में आना होगा, तो ही ये संभव हो पाएगा. और फिर इन बच्चों को स्कूल में लाना होगा. स्कूल में लाने से मेरा तात्पर्य ये है कि शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से. अब आप ये सोच रहे होंगे कि शारीरिक रूप से तो मानसिक रूप से ये होगा. नहीं, वो बैठा है लेकिन उसका दिमाग इधर उधर खेल रहा होगा, घूम रहा होगा. कई बार हम क्या बोलते हैं क्लास में, पढ़ा रहे हैं ठीक है, किसी को भी खड़ा करके पूछ दीजिए, आप जो बोले हैं वही पूछ दीजिए, ऐसे खड़ा हो जाएगा. लगता है कि मैम अभी तो आपने कुछ बोला ही नहीं, आप तो खड़ी थी जब मैं से ऐसे ही करेगा. मतलब क्या वो शारीरिक रूप से है लेकिन मानसिक रूप से यहाँ पे स्थित नहीं है, वो कहीं और है. तो शारीरिक रूप के साथ मानसिक रूप से भी
क्लास में लेकर आना होगा और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम ऐसा क्या करें कि बच्चा सच में क्लास में बैठे, सच में वो पढ़ाई करे, सच में वो सारा काम करे जो हम करवाना चाहते हैं। सारा काम नहीं, मतलब जो सच में करना है उनको वो। कोविड में कई फैमिलीज को हैवी लॉस हुआ है और जिसके कारण फैमिलीज जो है अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे। हम सब एक फैमिली में रहते हैं और हम सब जानते हैं कि कोविड में क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है, कितना प्रॉब्लम हुआ है। लोग कोविड से कम और भूखमरी से ज़्यादा मरे हैं। तो कई परिवार ने बहुत भारी लॉस मतलब झेला है, किसी के बहुत लोग गुजर भी गया है। तो उसमें क्या है, ऐसी स्थिति बन गई है ना कोविड के बाद कि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो घर बैठे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि कोविड ने उनके फाइनेंशियल कंडीशन को एकदम हिला दिया है, इसलिए वो घर पे बैठे हुए हैं। लेकिन घर पे बैठना सॉल्यूशन तो नहीं है ना उन बच्चों का, क्या जो घर पे बैठे हुए हैं। वैसे बच्चों के लिए स्कूल को कुछ अलग स्ट्रैटेजी बनानी होगी। स्कूल को कुछ ऐसा करना होगा कि वो बच्चे भी आगे स्कूल में पढ़ाई करें जो अभी फिलहाल आने के लिए सक्षम नहीं है। उन्हें भी लाना होगा, उन्हें भी पढ़ाना होगा, उन्हें भी सिखाना होगा, क्योंकि यही है हमारे इंडिया का भविष्य, भारत के भविष्य। हम इन्हें ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो सरकार को सोचनी होगी, प्राइवेट संस्था क्या सोचती है? सर थोड़ा तो हेल्प कर सकते हैं ना। हमारे स्कूल ने भी हेल्प किया है, मैं आगे बताऊंगी क्या हेल्प किया है। 5% 2% दे के उनका हेल्प कर सकते हैं, लेकिन विस्तृत रूप से जो है कहा जाए तो उसके दायरे को हम बिना सरकार के मदद लिए नहीं कर सकते। सर सिर्फ सरकार कुछ नहीं कर रही है इसलिए हम भी कुछ ना करें। हाँ, वो सिर्फ सरकार कुछ नहीं कर रही इसलिए हम भी कुछ ना करें। तो जो है हम किसी के ले ऊपर सकते निर्भर हैं, होकर नहीं बैठ सकते। दे सकते हैं। बिल्कुल, हम खुद भी कोशिश कर सकते हैं। इस उम्मीद पर नहीं रहेंगे ना सरकार कुछ करेगा तब कुछ करेंगे। खुद की भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, उसे फुलफिल करनी होगी पहले। हालांकि जहाँ तक मैं जानती हूँ हमारे स्कूल ने भी कोविड के वक्त स्कूल फी माफ करके उन बच्चों की काफ़ी मदद की है और इस समय वो फ्लेक्सिबल भी है ताकि वो बच्चे भी आगे पढ़ाई कर सके जो अभी आने की स्थिति में नहीं है। लेकिन ऐसा सिर्फ किसी एक स्कूल के करने से नहीं होगा, हम सबको मिलकर अपने साइड से कुछ ना कुछ करना होगा। सभी स्कूल को भी ऐसे ही, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सेम यही करना होगा कि भाई फी माफ कर देते हैं, नहीं, इससे ही मिलता जुलता कुछ स्ट्रैटेजी बनानी होगी ताकि वो बच्चे भी आए स्कूल में ज्ञान प्राप्त करें। सिर्फ यही नहीं, कोविड के बाद से पेरेंट्स, गार्डियन स्कूल के सेफ एनवायरनमेंट को लेकर काफ़ी चिंतित है। अब जब इतना बड़ा महामारी आएगा तो पेरेंट्स तो टेंशन लेंगे ही ना। हम सब जानते हैं जब कोविड के तुरंत बाद स्कूल खुला तो बड़ी मात्रा में टीचर्स, स्टूडेंट कोविड पॉजिटिव हो जा रहे थे, इन्फेक्टेड हो जा रहे थे वो कोविड से, जिस कारण से पेरेंट्स के मन में स्कूल के एनवायरनमेंट को लेकर कई सारी निगेटिव मेंटालिटी बन गई है जो आज भी दूर नहीं हो पाई है। आज भी वो वही सोचते हैं कि क्या मेरा बच्चा स्कूल में सेफ तो है ना, वो किसी का लंच तो नहीं कर रहा है ना, कुछ हो तो नहीं जाएगा उसे। हम लोग अभी बोलते हैं कि भाई हाथ मत मिलाना, सैनिटाइजर यूज करना। कोविड चला गया लेकिन अपना अवगुण छोड़ गया, तो ये स्थिति बन चुकी है। हालांकि सीबीएसई ने इस मामले पे काफी गंभीरता से के साथ हर सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में 2 टीचर्स को हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर के रूप में नॉमिनेट किया है। सीबीएसई ने कहा है कि हर स्कूल में ये 2 टीचर्स को बनाया जाए ताकि बच्चे का जो हेल्थ का ऑलराउंड डेवलपमेंट है ना वो अच्छे से हो सके। जिनका काम है वो बच्चों को ओवरऑल हेल्थ और को मॉनिटर करे और स्कूल में उनके हेल्थ के अकॉर्डिंग कुछ जरूरी कदम उठाया जाए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ भी जरूरी है। हमारे स्कूल में भी मंजूषा मैम और कुमारी शिखा मैम को नॉमिनेट किया गया है। इन सभी बातों के बाद मैं फिर से अपनी शुरुआती बातों पे आना चाहूँगी। मैं फिर से ये कहना चाहूँगी कि जाने अनजाने में ही सही स्कूल या टीचर से कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती है जिनका बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ता है, जो बच्चों को धीरे धीरे करके पीछे करते जा रहा है, डिप्रेशन में डालते जा रहा है। वो है कंपैरिजन। हमें कंपैरिजन करना बंद करना होगा। बच्चों को बताना होगा कि आप स्पेशल हैं, आप औरों से बेहतर कर सकते हैं। हो सकता है वो बड़ा डॉक्टर ना बन पाए, हो सकता है वो पुलिस ना बन पाए, हो सकता है वो डांसर बन जाए, हो सकता है वो सिंगर बन जाए, हो सकता है वो इतना बड़ा आर्टिस्ट बन जाए कि हमें बोलना पड़ेगा इसको तो हम पढ़ाए।
इंजीनियर बनो, प्लेयर बनो, सिंगर बनो, डांसर बनो, उन सब के साथ तुम्हें एक अच्छा स्टूडेंट भी बनना हो, पढ़ाई भी करनी हो। आप लोग खुद का एग्जाम्पल ले सकती हैं। आपके घर में बहुत सारे हाउस वाइफ होंगी, अगर वो पढ़ाई नहीं करेंगी, उन्हें कैलकुलेशन नहीं पता होगा, टमाटर लेने जाएंगे, बोलेगा 20 रुपए किलो, अच्छा आधा किलो कितना का हुआ, तो बोलेगा 20 रुपए का हुआ, दे दीजिए, वो दे के चली जाएंगी। तो बस इसलिए ना, क्योंकि ज्ञान का प्राप्ति होना बहुत जरूरी है, चाहे आप घर में काम कर रहे हो या फिर किसी भी प्रोफेशन में आप जाओ, तो ज्ञान होना अति आवश्यक है, ताकि आप उस चीज में बेस्ट कर पाओ, अपना 100% दे पाओ। खास करके अब कोविड के बाद हमें ऐसा करने से बचना होगा। ऐसा करने से, कैसा करने से? बच्चों को फोर्स करने से, उन्हें ज़्यादा डिप्रेशन देने से, ज़्यादा उनको टेंशन नहीं देना है, आराम से समझा के आराम से काम करवाना है। हमें यह बताना होगा और समझाना होगा कि वे खास हैं, उनकी भी इम्पोर्टेंस है, बस ज़रूरत है उन्हें अपने अंदर छुपे हुए गुण को तराशने की, निखारने की, क्योंकि हम ही लोग तो जौहरी है ना, हम ही बता सकते हैं कि कौन बच्चा मतलब ऐसे खड़े रहेंगे, आपको पता होगा कि आप जो दी है ना, उसके पास होमवर्क हो ही नहीं सकता है, चाहे भगवान भी क्यों ना बोले कि वो बनाया, लेकिन वो बनाया नहीं, आपको पता है होगा। इसलिए कई बार क्या होता है ना, क्लास में अच्छा मैम सुनिए, तो हम उतना टाइम तो होता नहीं कि सबका सुना जाए, तो उसी को खड़ा करेंगे जो याद नहीं किया है, पीट देंगे, तो हमें पता हो जाता है कि कौन बच्चे क्या है, कैसे हैं, एक्सपीरियंस हो जाता है ना। प्रिजडिस नहीं होना है, प्रिजज नहीं करना है किसी को। ये हम लोग को ध्यान रखना है कि प्रिजज नहीं कर लेना है कि उसने नहीं किया हो, तभी तो वो आगे बढ़ेगा। सुनना हमारा काम है, लेकिन जज पहले नहीं करेगा। अंत में मैं कुछ जरूरी पॉइंट्स के साथ अपना आज का इस ट्रेनिंग सेशन को समाप्त करना चाहूँगी। ये जरूरी पॉइंट्स क्या है, आइए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा, वी शुड लिसन टू चिल्ड्रन कंसर्न। हमें बच्चों के विचार को सुनना चाहिए और उनको समझना चाहिए। हर बार हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं हम तो टीचर हैं, हम तो बस सुनेंगे नहीं, बस बोलेंगे। क्लास में जाएंगे, मैम वो मारा है, लेकिन उसका नहीं सुनेंगे वो क्या बोलना चाहता है, क्यों मारा है, नहीं, हमें खुद का भी बोलना है, बच्चों का भी सुनना है कि आखिर वो क्या सोचते हैं, उनके साथ क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है वो आपसे बेहतर समझ ले, आपसे बेहतर कुछ बोल दे, कुछ भी हो सकता है ना। सेकंड है हमारा, वी मस्ट चेक हाउ चिल्ड्रन आर डूइंग। हमें समय समय पर देखना होगा कि बच्चे पढ़ाई में कैसा कर रहे हैं और कितना इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और साथ ही साथ उन्हें मोटिवेट भी करना होगा। थर्ड है हमारा, वी शुड सीक सजेशन फॉर स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देयर डेवलपमेंट। कई बार हमें बच्चों से सजेशन लेना पड़ सकता है, हालांकि टीचर्स और स्कूल के पास सजेशन पर अग्री या डिसएग्री करने का एक फ्री सॉल्यूशन है, मतलब वो फ्री है, वो या तो उनके सजेशन को मान भी सकते हैं या फिर इनकार भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार सुनना जरूर चाहिए। कई बार क्लास में क्या होता है ना, हम कुछ सॉल्यूशन बता रहे हैं, एक बच्चा खड़ा होगा, बोलेगा मैम हमने कुछ बोले, हाँ बोलो, वो कुछ ऐसा बता देगा जिसकी आपको कल्पना भी नहीं होगी। आप सोचेंगे सही में ऐसा कुछ होता है क्या, हमको पता ही नहीं था, तो हमें भी कुछ सीखने को मिल जाता है। तो एक बार बच्चे के सजेशन को सुनना जरूर चाहिए। उसके बाद क्या होता है ना, बच्चे का थोड़ी सी कॉन्फिडेंस भी आता है, अच्छा मैम को अच्छा लगा मेरा सजेशन, अगली बार फिर देंगे, फिर वो देगा। फोर्थ है हमारा, वॉच आउट फॉर वार्निंग साइंस ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर। इसका अर्थ ये है, छात्रों के व्यवहार में आ रहे इस बदलाव को भी समझना और सुनना होगा और उनके अनुसार काम करना होगा। देखिए, हर चीज एक बार एक समय पे नहीं होती। अगर कोई चीज खराब होता है ना, किसी भी तरह की चीज, तो धीरे धीरे खराब होता है। ऐसा नहीं होता है ना कि आज ये पेड़ एकदम खड़ा था, वो एक बैग गिर गया, नहीं होता है ना ऐसा, वो धीरे धीरे होता है। तो कई बार क्या होता है ना, बच्चे के बिहेवियर में ना, हाँ, आंधी तूफान एक बैग, मैम तो बोली नहीं कि एक बैग नहीं, आंधी और तो हम तूफान लोग भी है। आंधी नहीं है ना, हम लोग को शांत एकदम हवा की तरह काम करना, आंधी की तरह नहीं। वही तो बोल रहे हैं, आंधी और तूफान दोनों आ गया है, तो पेड़ तो गिरे। हाँ, मैं कहाँ थी, हाँ, तो बात ये है कि हमें क्लास में ऑब्जर्व करना होगा कि किस बच्चे में क्या बदलाव आ रहा है, और जानना होगा कि वो बदलाव क्यों आ रहा है, क्या कारण है। बात करनी होगी, समझाना होगा, और तब तक समझाना होगा जब तक वो समझ नहीं जाते। एक बार ही पूरा ज्ञान नहीं, भाषण नहीं दे देना है कि तुमको ऐसा करना होगा, करना ही होगा। ठीक है, आज मत करो, कल थोड़ा करना, परसों थोड़ा करना, एक दिन जरूर हो जाएगा, है ना। फिफ्थ है हमारा
घुल मिल सकते हैं। गेम एक ऐसा क्लास है ना जहाँ पे बच्चे अपना सारा टेंशन, सारा स्ट्रेस निकाल के बैठते हैं खेलने के लिए। तो आप भी उस गेम में उसके साथ पार्टिसिपेट कीजिए, उसके दोस्त बन जाइए, उसके साथ ज़्यादा घुल जाइए, मिल जाइए। फिर वो क्या करेगा ना, सारा चीज़ आगे आपको बताएगा। ऐसा एक बॉन्डिंग ना स्टूडेंट और टीचर के बीच में डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार क्या होता है ना, बच्चे हमसे डरने लगते हैं कि नहीं मैम कि वो बताएंगे ना तो वो पक्का मारेंगे, तो मार के मेरा पैर हाथ तोड़ देंगे। इस कारण से वो टीचर्स के पास जाता ही नहीं है। आपस में ही वो लोग डील कर देगा, तुमको हम ये कर रहे हैं, तुम मैम को मत बोलना। अच्छा तुमको भी हम ये चॉकलेट ला के देंगे, तुम भी मैम को मत बोलना। और टीचर को कुछ नहीं पता है, बाद में पेरेंट्स आके मैडम ऐसा हुआ था, हमको तो पता ही नहीं है। अच्छा आप कहाँ रहती हैं? तो बच्चे खुद में ये डील कर लेते हैं जो कि गलत है। आप ऐसा बॉन्ड बनाइए, ऐसा रिलेशन बिल्ड कीजिए कि आपको अपने स्टूडेंट के बारे में जानने का जरूरत किसी और से ना पड़े। तो एक ऐसा रिलेशन बिल्ड करना बहुत महत्वपूर्ण है। कभी-कभी ज्यादा रिलेशन देंगे तो कंधे पे हाथ ही रखना पड़ेगा। सर लिमिट बोलेगा और पाठक सर क्या हाल है? सर एक कहावत है, अति होत है दुर्गति। तो अति नहीं करना है, हर एक चीज का लिमिट होता है, तो उस लिमिटेशन को ध्यान में रखना है। इतना भी नहीं कर देना है कि वो बोले कि मैम कल होमवर्क चेक कीजिए, आज क्या कीजिएगा। ये नहीं होना चाहिए। रिस्पेक्ट भी होना चाहिए और एक रिलेशन भी होना चाहिए, दोनों साथ में होना चाहिए, है ना। हमें तो पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। प्यार करना है लेकिन डर भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अगर उन्हें प्यार से समझाना भी है तो गलती करने पे एक थप्पड़ भी लगाना है, जो कि बहुत आवश्यक है। 6th है हमारा मॉडल गुड कॉपिंग बिहेवियर फॉर स्टूडेंट्स, बी काम, ऑनेस्ट एंड केयरिंग। ऐसा करने से बच्चे आपको आदर्श मानेंगे और आपके दिखाए गए रास्ते पे चल के सक्सेसफुल बनेंगे। अगर आप क्लास में इंटर कीजिए, अब बच्चों को मारिए चिल्लाइए, वो बच्चे आपसे कभी प्यार नहीं करेंगे। वो ऐसे बोलेंगे आप निकल जाइए, ऐसे बोलेंगे ये मैम गॉड आती है एकदम चिल्लाने लगती है, मारने लगती है। लेकिन आप क्लास में जाइए, सीधे पढ़ाइए मत, थोड़ा उनसे बात कीजिए, तब कैसे होगा, होमवर्क कंप्लीट कर दिया, नहीं किया ना आज तुमको पक्का पिटेंगे। इस तरीके का रिलेशन बनाइए ताकि बच्चे इंटरेस्ट के, एक होता है पढ़ना, एक होता है इंटरेस्ट के साथ पढ़ना, दोनों में काफी फर्क है। जब बच्चे पढ़ेंगे ना सिर्फ, तो सिर्फ किताबी कीड़ा बन के रह जाएंगे। बच्चे को किताबी कीड़ा बनाने के लिए नहीं लाते। तभी तो हमारे स्कूल में ना डांस के साथ पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, डांस, सिंगिंग सब होता है, ताकि बच्चे जो है वो ऑलराउंडर बने, सिर्फ साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर बन के ना रह जाए, है ना, वो सब कुछ बने। At last, take care of yourself, know your limit as a human, as a teacher. आप भी इंसान हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन और एग्रेशन बच्चे के जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकता है। तो जब भी आप क्लास में जाए ना, तो एक छोटे से स्माइल के साथ जाए और अपना स्ट्रेस, घर का टेंशन, लड़ाई झगड़ा बाहर रख के जाए, ताकि बच्चे जो आपको देखे ना, तो वो भी आपको देखते के साथ फ्रेश हो जाए, चाहे वो नींद में ही क्यों ना हो कि अच्छा मैम एक्टिव है, मुझे भी एक्टिव होना है। अगर आप जाइएगा, बच्चा बोलेंगे गुड मॉर्निंग मैम, आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग, तो बच्चा कैसे हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है ना, खुश होकर उनको पढ़ाना है, खुद भी खुश रहना है। आपका व्यवहार शांत रहेगा, तभी आप अपने बच्चे को कुशल बना पाइएगा और उनको पढ़ाई के लिए प्रेरित कर पाइएगा। और याद रखें, टीचर बनना आसान है, लेकिन टीचर बनना बहुत मुश्किल है। कई लोग आते हैं स्कूल में, हमसे इंस्पायर होकर बहुत लोग आते हैं ना, आपसे भी अच्छा मनीषा मैम पढ़ाती है ना, हम भी जाएंगे पढ़ाने, हम भी पढ़ाएंगे। आते हैं और बस जो हमारा जो स्ट्रेस है ना, बच्चों को संभालना, उसी टाइम क्वेश्चन बनाना, कॉपी चेक करना, होमवर्क देना, क्लास बुक लिखना, उसके बाद लॉग बुक कंप्लीट करना, सब करना, तो वो टेंशन देख के ना, अच्छा मैं ऐसे ही सही वो चले जाते। तो टीचर बनना बहुत आसान होता है, कोई भी टीचर बन सकता है, लेकिन टीचर बने रहना वो बहुत बड़ी बात है। तो आप टीचर हैं क्योंकि आप डिजर्व करते हैं कि आप टीचर हैं। और फिर अपने स्टूडेंट को सिखाइए। और ऐसा नहीं है कि टीचर आप बन गए तो आपको सब कुछ आता है। अगर आप टीचर हैं तो आपको भी पढ़ना हो, आप टीचर इसलिए आपको ज़्यादा पढ़ना हो और आपको अपने अंदर जो भी प्रॉब्लम है ना, उसको साइड रख के बच्चों के लिए पढ़ना होगा। उसके बाद खुद पढ़कर समझकर बच्चों को समझाना होगा और अच्छा समझाने का प्रयास करना होगा। इसलिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा है वो है आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, क्योंकि
and make our classroom happy. Thank you very much. Please be seated.